Good morning student. Today we will discuss lesson number 4 in civics and lesson number 4 is laws and democracy. आज हम लोग नागरिक शास्त्र में लॉज एंड डेमोक्रेसी यानी कि कानून और प्रजातंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग यह समझेंगे कि कानून क्या है, यानी कि लॉ जो बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी में उनका क्या योगदान होता है। डेमोक्रेसी के बारे में सबसे पहले आप लोग जानते हो, इट इज द रूल ऑफ बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, यानी कि प्रजातंत्र वह शासन है जो जनता के लिए तथा जनता के द्वारा तथा जनता से हो। तो सबसे पहले अहम बात आती है कि व्हाट इज लॉ, कानून क्या है। तो हम कह सकते हैं कि लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, यानी कि कानून जो है वह एक रूल्स है, नियम है और गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, दैट आर यूज्ड टू रेगुलेट द लाइफ ऑफ द पीपुल, और उसी के वजह से सारा गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हुए हमारा जीवन चक्र जो होता है वो चलता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि आप मैच खेलते हो, क्रिकेट का मैच खेलते हो स्कूल में या फिर अपने प्लेग्राउंड पर खेलते हो, तो उसमें क्या होता है कि एक अंपायर होता है, एक लॉ बनाया गया है, यानी खेल में भी लॉ होता है। अगर मान लो कि लॉ नहीं होगा तो फिर हर कोई बोलेगा कि मैं खेल में आउट नहीं हूं, झगड़ने लगोगे। तो उसी प्रकार गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे लॉ बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं जिसका हम लोग सभी लोग पालन करते हैं। वी ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉलो रूल। लॉ हेल्प टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द सोसाइटी, यानी कि कानून क्या करता है कि कानून समाज में अनुशासन को मेंटेन करने का काम करता है। विदाउट लॉ देयर वुड बी chaos एंड एवरीबॉडी वुड वांट टू डू थिंग्स देयर ओन वे। अगर लॉ नहीं रहे तो समझ लो कि समाज में हर जगह अराजकता फैल जाएगी और हर कोई अपनी मन की करने लगेगा, यानी कि हर कोई मन मौजी हो जाएगा, जिसको जो मन में आएगा वो कर देगा, कोई नियम कानून है नहीं। तो सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रूलिंग अथॉरिटी टू रेगुलेट द लाइफ ऑफ द पीपुल्स थ्रू सम लॉ। तो जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो भी हमारी अथॉरिटी बॉडी है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि समाज में कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसका सभी हम लोग पालन करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर कोई लॉ को ब्रेकअप करता है, कोई लॉ को तोड़ने का काम करता है, तो सबसे पहले उसको दंड मिलता है, ही कंप्लीटली गेट पनिश्ड, दंडित होता है। और दिस इक्वालिटी बिफोर लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द आइडियल ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि समाज में अगर कोई भी व्यक्ति लॉ को तोड़ने का काम करता है तो वह पनिश होता है। आप लोग पढ़े भी हो कि भारत के संविधान में हम लोग सभी व्यक्ति जो हैं वह कानून के सामने बराबर हैं, यानी कि ऑल पीपुल ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के साथ हम लोग सभी कोई कानून की नज़र में बराबर हैं, यानी कि जो लॉ आज भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पर लागू होता है वह लॉ हम पर भी लागू होता है, यानी कि कहीं से भी समान रूप से एवरी पीपुल गेट इक्वल इंजॉयमेंट ऑफ लॉ, यानी कि हर कोई पर समान लॉ लगता है। अब बात आती है कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम क्या है। When India was under the British rule, people of the country were subjugated to many discriminatory policies and law. For example, though the doctrine of lapse, the British government could annex any Indian state if the king of that state died and did not have a son of his own. जैसा कि आप देखते आ रहे हो कि जब भारत ब्रिटिश काल के अधीन था तो उस समय अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था जिसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि अंग्रेजों की हड़प नीति के नाम से जानते हैं। उसमें क्या था हड़प नीति में कि कोई भी जो उस समय स्टेट बटे हुए थे और जो भी राजा थे उनका कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो वह अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश हुकूमत जो होती थी वो अपने अंडर में उसे वो हायर कर लेती थी। तो आखिर लॉ बनाए किस लिए गए। When India became independent, leaders who defeated the constitution wanted to ensure that there would be no arbitrary law in the country. भारत में जब संविधान लागू हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान को लागू किया तो उन्होंने इस प्रकार की बातों को सोचा कि भारत में अगर सही ढंग से नियम और कानून को इनेक्ट नहीं किया जाए, प्रभावी नहीं बनाया जाए,
तो हर कोई अपनी मनमानी को करने लगेगा। इट मीन्स ऑल द पीपुल इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सभी लोग कानून के नजर में समान हैं। एंड वुड बी सब्जेक्टेड टू इक्वल लॉ, सो दे इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ सिक्स टू क्रिएट इक्वालिटी इन द सोसाइटी, यानी कि रूल ऑफ लॉ क्या करता है, समाज में समानता लाने का काम करता है। द पार्लियामेंट पासेज न्यू लॉ, पार्लियामेंट जो होती है वह नए नियमों को बनाती है, नए कानून को बनाती है, और वहां से क्या होता है कि उसका पुनरावलोकन होता है, रिवीजन होता है, रिव्यू होता है, समय समय पर उसमें मॉडिफिकेशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो लॉ बना दिया वो लॉ परमानेंट होता है। पढ़े भी हो कि भारत का जो संविधान बना है वो फ्लेक्सिबल है, लचीला है, यानी कि उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। अब बात आती है द मेकिंग ऑफ न्यू लॉ, नए कानून किस लिए बनाए जाते हैं। द चेंजिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी रेज द नीड ऑफ न्यू लॉ। इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि a government is sensitive to the needs of the people with the changing socio-economic scenario and adopts new law and modifies the existing one. Since citizen of the country is bound by the same law, the government has to be extra cautious while framing law. देखो, सरकार हमारी जब नीति नियमों को बनाती है, निर्धारण करती है, तो वह सभी धर्मों के, सभी जातियों को, सभी लोगों को, यानी कि जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, हमारे कानून विशेषज्ञ होते हैं, उनकी राय लेकर, उनसे एडवाइस लेकर किसी भी प्रकार के नए नियमों और कानूनों को बनाती है, पारित करती है। क्योंकि होता क्या है कि समाज में हर धर्म के लोगों का सम्मान, हर किसी के भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होता है। मान लो कि हम कोई लॉ बना दिए और किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का उससे उसकी भावनाएं आहत होती हैं, तो वो लॉ इनेक्टेड होता है, प्रभावी नहीं हो पाता है। यानी कि सभी लोगों को राय में लेकर कोई भी नया कानून जो होता है वो बनाया जाता है। लॉज एंड पब्लिक ओपिनियन, अभी बात हम कर रहे थे कि ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी रेज द नीड फॉर ए पर्टिकुलर लॉ। They campaign through the media such as television and newspaper to generate public opinion. यानी कि लोगों की राय जो होती है वह कैसे जनरेट होती है, कैसे लोगों तक पहुंचती है, तो मीडिया के द्वारा। मीडिया हमारा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाने में, जिसमें टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। तो सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि दे टेक इनटू अकाउंट द ओपिनियन ऑफ द पीपुल if they are convicted that a new law is necessary for the benefit of the society, the process of framing law get started. अगर हम लोग ऐसा फील करते हैं कि समाज में इस प्रकार का कानून होना जरूरी है, तो उस नया कानून के निर्माण करने के लिए हम लोग उसके प्रति क्या होता है कि गेट स्टार्टेड, वो काम शुरू हो जाता है। पब्लिक ओपिनियन एंड द मीडिया प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रेमिंग लॉ, यानी कि पब्लिक मीडिया जो होती है तो उनकी जो राय ली जाती है वह सबसे इंपॉर्टेंट, अहम मायने पर होती है कि उनकी क्या राय है, इस कानून को निर्माण करने से क्या समाज में हर जाति के लोग, हर धर्म के लोगों की क्या भावनाएं होंगी, क्या उनका फीलिंग होगा, क्या उनका स्टेटमेंट होगा। सभी लोगों की राय विचार विमर्श करते हुए किसी भी नए कानून का हम निर्माण करते हैं। द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड बाय पीपुल ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन कंट्रोल्स एंड चेक्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग इरिस्पॉन्सिबल। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट नॉट गोइंग अगेंस्ट द विशेज ऑफ द पीपुल व्हाइल फ्रेमिंग लॉ। गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी कानून का निर्माण हो, क्योंकि लोग जो इच्छाएं कर रहे हैं उन इच्छाओं पर गवर्नमेंट खरी उतरे। क्यों? क्योंकि द सेम पीपुल माइट नॉट वोट देम बैक टू द पावर इन द नेक्स्ट इलेक्शन। क्योंकि अगर मान लो कि आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने कोई अगर ऐसा कानून पारित कर दिया जो लोगों के अगेंस्ट हो, तो अगले इलेक्शन में वो लोग उस गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे, यानी कि वो गवर्नमेंट को सत्ता विहीन कर देंगे। इफ द गवर्नमेंट फ्रेम्स टू मेनी अनपॉपुलर लॉ, अगर गवर्नमेंट जो है वह कुछ अनपॉपुलर लॉ को लागू कर देती है, तो लोगों का एक जो समूह है, लोगों का एक ग्रुप ऑफ पीपुल जो है, लोगों का एक जन समुदाय है, समूह है, वह उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। So it is important for the government that while constituting and framing the law, he take
ऑल द ओपिनियन ऑफ द पीपुल, यानी कि यह नियम बनता है, यह कर्तव्य बनता है एक गवर्नमेंट का कि समाज में लोगों की भावनाओं के, लोगों के समाज में फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण करे। अब हमारा एक केस स्टडी है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि सूचना का अधिकार। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2005, यानी कि सूचना का अधिकार जो है वह हमारे भारत में 2005 से लागू हुआ। द एक्ट स्टेट दैट, यह नियम यह बताता है कि एनी सिटीजन में सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक जो है अगर किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट से सूचना को जानना चाहता है तो वह ले सकता है। एंड गवर्नमेंट हैव टू रिप्लाई विद इन 30 डेज, और सरकार को उसकी जवाबदेही होती है 30 दिनों के अंदर। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखती है, मतलब कि जो व्यक्ति सूचना मांगता है और गवर्नमेंट का जो भी गवर्निंग बॉडी या अथॉरिटी जो होता है सूचना देता है तो उसके बीच में ये बातें गुप्त रहती हैं, सीक्रेट रहती हैं। तो अब बात आती है कि हाउ टू अप्लाई द लॉ, यानी कि किस प्रकार हम लोग सूचनाओं को मांग सकते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु डिजायर टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट 2005, भारत का कोई भी नागरिक जो है वह RTI एक्ट 2005 के तरह सूचना मांगता है तो उसमें क्या होता है कि प्रेफरेबली फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्मेट इन राइटिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब कि एक फॉर्म होता है, फॉर्म पर वह जिस प्रकार की सूचनाओं को मांगना चाहता है उस पर अपना मैसेज देता है और मैसेज वह डिस्क्लोज होता है, अपना नाम पता सब कुछ वह फिलअप करता है और वो भेज देता है। 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट जो होती है उस प्रकार उन सूचनाओं को अवेलेबल करवाती है। द RTI हैज बीन ए मेजर टूल फॉर एक्सपोजिंग करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन में, करप्शन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए RTI एक्ट जो है वह एक बहुत बढ़िया माध्यम है। अब हमारी बात जो आती है नेक्स्ट, अब आप समझ गए होंगे कि RTI क्या है। तो however sometimes the government is forced to take some strong decision and pass on popular or controversial law। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट पर भी प्रेशर होता है, दबाव होता है कुछ इस प्रकार के लॉ को पास करने के लिए जहां पर गवर्नमेंट हमारी जो होती है वो बाध्य हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि समाज के हर तबके को गवर्नमेंट खुश नहीं रख पाती है, एक तबका अगर खुश होता है तो दूसरा वर्ग जो होता है वो नाराज हो जाता है। तो while the government has to give importance to public opinion, it also needs to maintain discipline and order in the society। जब गवर्नमेंट इस प्रकार की राय को मांगती है समाज में तो उसे डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन का पालन लोगों को करना पड़ता है। एंड गवर्नमेंट हैव राइट टू टेक द स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग लॉ इन फेवर ऑफ पीपुल, यानी कि किसी भी कीमत पर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले भी सकती है। गवर्नमेंट किसी भी प्रकार स्वतंत्र है लचीला फ्लेक्सिबल लॉ बनाने के लिए लोगों के प्रति। अब बोल रहा है यहां पर हमारा नेक्स्ट, द इनैक्टमेंट ऑफ ए न्यू लॉ राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार के बारे में यह बता रहा है कि एजुकेशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होता है, उसको लेने का अधिकार हर किसी को है। When इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब भारत ने अपनी आजादी पाई, द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री वाज वेरी पुअर, तो भारत में शिक्षा का व्यवस्था जो था वह बहुत पुअर था। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड द सेकेंडरी एजुकेशन टू मॉडर्नाइज द एजुकेशन सिस्टम। भारत में क्या हुआ कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना की। इन 1961 द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से NCERT वाज फॉर्म। आप सभी बच्चे पढ़ते हैं NCERT का, आप लोग बुक पढ़ते हो 9th में 10th में, हर क्लास के लिए NCERT का बुक अवेलेबल है। तो NCERT की स्थापना भारत में 1961 में हुई। इट एडवाइज द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन पॉलिसी, जो समय समय पर राज्य सरकार को एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानकारियों को प्रदान करती है। तो गवर्नमेंट ने हमारे क्या लागू की, गवर्नमेंट ने शिक्षा के अधिकार को लागू किया, जिसमें 14 साल के बच्चे जिनकी उम्र 14 साल है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का।
इट ऑल्सो कॉल्ड द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, स्पेशली उसने एजुकेशन प्रोवाइड किया महिलाओं को फॉर वोमेन, जिसमें खास करके शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट की जो भी महिलाएं थीं, गांव में भी आज देखते हो कि जहां पर स्कूलिंग का दिक्कत है, यानी कि विद्यालय अवेलेबल नहीं है, कॉलेज अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि घरों की लड़कियां जो होती हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या की कि नए नए स्कूल कॉलेज की स्थापना की, खास करके रूरल एरिया में, और गवर्नमेंट ने उन्हें स्कॉलरशिप देने का काम किया। रिक्रूटमेंट ऑफ मोर टीचर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस, गवर्नमेंट ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के उद्देश्य से बहुत सारे शिक्षकों का नियुक्ति किया। इन द 1990 द गवर्नमेंट एडॉप्टेड द सर्व शिक्षा अभियान, हमने आपको बताया भी था कि 1990 में सर्व शिक्षा अभियान की गवर्नमेंट ने शुरुआत की, जिसमें यह एक प्रोग्राम था जिसमें गवर्नमेंट का क्या एम था कि 6 to 14 ईयर्स तक के जो भी हमारे बच्चे हैं उनका ये फंडामेंटल राइट बनता है एजुकेशन का। सरकारी विद्यालय में गवर्नमेंट ने उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की। तो इसका नारा भी है, सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान का नारा हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड 7 में। तो फाइनली इन 2009 राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 2009 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा गवर्नमेंट ने जरूरी कर दिया। और आरटीआई एक्ट के तहत द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो अधिकार हमारा था वह आ गया, पूर्ण रूप से प्रभावी कब से बन गया? 1 अप्रैल 2010 से। It asserts the importance of free and compulsory education for children between 6 to 40 years, यानी कि जो भी हमारे बच्चे थे 6 से 14 साल के, उनका उसने फ्री एजुकेशन यानी कि मुफ्त में शिक्षा को ग्रहण कराने का काम किया। यानी कि आज भी देखते हो कि गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चे हमारे जाते हैं जहां गवर्नमेंट उन्हें मिड डे मील की व्यवस्था कर रखी है, वहां पर उन्हें ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते हैं या फिर साइकिल दी जाती है ताकि बच्चे और बच्चियां हमारे विद्यालय जा सकें। And the act also outlines a specific responsibility for the center, state and local body for the implementation, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रोग्राम है वह पूरे भारत में हर स्टेट में चलाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, ताकि गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन का लाभ समाज के हर वर्ग के लोगों को, हर बच्चों तक पहुंचाने का काम कर सके। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार यह चैप्टर लॉज एंड डेमोक्रेसी क्या है। आप इसको क्या करोगे कि पेंसिल से अंडरलाइन करके पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस हैं या फिर फिल अप द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम्स हैं, उसको आप सॉल्व कर लोगे और ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वह हमारा चैप्टर होगा द जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।